भारत में डुप्लेसिस आता है। डुप्लेसिस के आने का क्रम 1742 ईस्वी से 1754 ईस्वी तक है। नमस्कार, मेरा नाम रूप है। हम लोग आज डुप्ले के आने के बाद का अध्ययन करेंगे। हम लोग समझेंगे कि भारत में जब फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले या डुप्लेक्स भारत में आता है तो वह किस किस तरह की गतिविधियां अपनाता है, आज समझेंगे। उसी से संबंधित देखेंगे हम लोग। पांडिचेरी एक जगह है भारत में, अभी भी थी, और पुर्तगालियों ने उसे सबसे पहले अपना उपनिवेश बनाया था। ऐसा हम लोगों ने उसके बारे में अध्ययन किया। पुर्तगालियों से डचों ने छीन लिया। उसके बाद फिर रिजविक की संधि होती है। रिजविक की संधि के परिणाम स्वरूप वापस से पुर्तगालियों को यह मिल जाता है ना। फिर पुर्तगालियों से किसने छीन लिया? पुर्तगालियों से फ्रांसीसियों ने छीन लिया। उसके बाद फ्रांसीसियों ने सब अलग अलग जगहों पे अधिकार कर लिया। मॉरिशस में 1721 ईस्वी में अधिकार कर लिया। मालाबार पर 1725 ईस्वी में अधिकार कर लिया। 1739 ईस्वी में करिकाल भी इसको बोलते हैं। 1742 ईस्वी में डुप्ले या डुप्लेक्स, इसको डुप्लेक्स भी कई जगह पे कहा जाता है। डुप्लेक्स भारत में आता है। ठीक है, भारत में आता है गवर्नर बन के। डुप्ले या डुप्लेक्स ने स्थानीय शासकों के साथ गठजोड़ किया। क्या किया? गठजोड़ किया, यानी कि जो भारत के शासक थे, जो भारतीय राजा थे, उनसे इसने बातचीत प्रारंभ किया और इनके साथ जो है अब चूंकि प्रारंभ में सभी यूरोपीय कंपनियों का जो प्रमुख उद्देश्य था व्यापार था, फिर बाद में वो यहाँ पे आने के बाद स्थितियों और परिस्थितियों को समझने के पश्चात उन्होंने यह समझा कि यहाँ पे तो आसानी से साम्राज्य भी स्थापित किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि भारत में जो अनेक छोटे ये भारत जो है अखंड भारत जैसा नहीं है वर्तमान समय में, क्योंकि इसमें अनेक राजा अपनी अलग अलग स्वतंत्र जो है राज्य बना रखे थे। इसलिए इनको आपस में लड़ाओ और अपनी अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करो। तो आइए उसी क्रम में हम लोग देखते हैं। अब डुप्लेसिस 1742 ईस्वी में गवर्नर बनकर भारत आता है। डुप्ले या डुप्लेक्स ने स्थानीय शासकों के साथ अपने संबंध स्थापित किए। उन्होंने उनके साथ संबंध स्थापित करा कि भाई ठीक है, अब हम आपकी सहायता करेंगे, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है। फिर इसी क्रम में कर्नाटक में अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी के रूप में जो चंदा साहब था, उसका जो है सहयोग, चंदा साहब अंग्रेजों की तरफ में थे। अंग्रेजों के प्रमुख प्रतिद्वंदी चंदा साहब का सहयोग किया। किसने किया सहयोग? फ्रांसीसियों ने। जो अंग्रेजों के बहुत बड़े प्रतिद्वंदी थे, उनका फ्रांसीसियों ने सहयोग किया। और लेकिन कुछ आपस में आपसी भारतीय शासकों के बीच में वैमनस्य हुआ। वैमनस्य के परिणाम स्वरूप इनको जो है कुछ समय के लिए नजरबंद कर दिया, इनके ही मतलब भारत के ही लोग। फिर डुप्ले के जो प्रमुख कार्य है उनको हम लोग समझ लेते हैं। डुप्ले जो है ये मजबूत फ्रांसीसी सेना बनाया। सिपाही जो वर्ड है ये उसी में इनको क्या, सिपाही जी है ना। तो सिपाही जी को सबसे पहले वर्ड किसने यूज किया? फ्रांसीसियों ने। किसने दिया है सिपाही वर्ड? फ्रांसीसियों ने। मजबूत फ्रांसीसी सेना को क्या कहा जाता था? सिपाही, है ना, जो भारतीय सेना थे। स्थानीय शासकों के साथ गठबंधन करा। 1746 में मद्रास पर कब्जा किया, किंतु सेंट डेविड किला पर कब्जा नहीं करा और आरकोट के नवाब को पराजित किया। फिर बाद में इसने 1746 ईस्वी में ही मद्रास पर कब्जा कर। एक कहानी है इसके पीछे, मद्रास पर कब्जा करने से के पीछे। प्रारंभ में मद्रास पर अंग्रेजों का कब्जा था, मतलब अंग्रेज इस पे थे व्याप्त। और जो उस तत्कालीन कर्नाटक का जो नवाब था अनवरुद्दीन, वह भी उसका वो कह रहा था कि यह तटस्थ राज्य है, इस पे आप अपने अपने क्षेत्र का आक्रमण न करें और अपना अपना काम करें। हुआ क्या, इसने बोरोनोइस नामक एक मॉरिशस का गवर्नर था, एडमिरल
लॉ बोरोनोइस उसका नाम था, उसको इसने निमंत्रण दिया, किसने, डुप्लेक्स ने, कि भाई तुम भारत में आओ, समस्या हो गई है। वो वहां से आता है और मद्रास पे कब्जा कर लेता है। मद्रास पे कब्जा कर लेने के बाद अब अनवरुद्दीन नाराज हो गया कि भाई तुम लोगों को मैंने कहा था कोई किसी के क्षेत्र का आक्रमण न करे, और तुम आते ही यहाँ पे कब्जा कब्जा कर लिया। डुप्लेक्स और इसके बीच में इसके कारण थोड़ा वैमनस्य हो गया। उसने कहा कि ठीक है, जीत लिए हो, अब शक्ति तो पता चल ही गई है, अब वापस कर दो इसको, किसको, अनवरुद्दीन को। और वो बोडोनोइस जो था, उसने कहा कि नहीं, हम वापस वापस नहीं करेंगे, हम अंग्रेजों को देंगे। मतलब ये कि समझिए कि डुप्लेक्स जो है अनवरुद्दीन को देना चाहता था, और बोरोनोइस जो है अंग्रेजों को देना चाहता था। इसी उहापोह की स्थिति में इनके बीच में काफी समय तक चलता रहा। 1746 ईस्वी में 47 ईस्वी में अपने पुत्र महफूज खां को अनवरुद्दीन ने 10,000 सैनिकों के साथ भेज दिया, और इनके बीच में युद्ध हुआ। फिर परिणाम क्या हुआ कि अड्यार नदी के तट पे दोनों के बीच युद्ध हुआ है, होता है, और पैराडाइज नामक एक जो है गवर्नर था, उसने इसको महफूज खां को परास्त कर दिया। इसके बाद अनवरुद्दीन और गुस्से में हो गया। अब एक समय था कि फ्रांसीसियों ने अनवरुद्दीन से सहायता मांगी थी। अब मौका पाकर अनवरुद्दीन की तरफ जो है हो गए अंग्रेज। अब अंग्रेज और फिर इनके बीच में युद्ध था। फिर भी बाद में बताते हैं आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध के बारे में। तो इतना समझिए, इस प्रकार से मद्रास पे इनका कब्जा हो जाता है, कब्जा हो जाता है। सेंट डेविड किला पर ये कब्जा नहीं कर पाते हैं, आरकोट के नवाब को पराजित कर दिया, है ना। ठीक। फिर 1747 ईस्वी में सेंट डेविड फोर्ट फ्रांसीसियों ने अपना अधिकार बना लिया। 1748 ईस्वी में कोलकाता पर फ्रांसीसियों ने घेरा डाला, जिसका परिणाम यह रहा कि इन्होंने वहां कुछ चीजों को अपने अंदर कर लिया। एक चीज और थोड़ा समझना है, एक्सला सैंपल समझौता या संधि, ये क्या है समझ लेते हैं। इस संधि के, ये कर्नाटक की, जब हम लोग युद्ध, कर्नाटक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध भी कहते हैं इसको, और जो मतलब फ्रांसीसियों अंग्रेजों के मध्य जो है युद्ध भी कह सकते हैं, कर्नाटक युद्ध भी इसको कह सकते हैं, 3-4 नामों से इसको जाना जाता है। ठीक है। तो इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक्सला सैपल समझौता जो होता है, इसको आकिन की संधि भी बोलते हैं। ठीक। यह एक, अब इसके पहले हम लोग समझेंगे कि भारत में ऐसी कौन सी परिस्थिति हो गई जिससे कर्नाटक युद्ध शुरू हो जाता है। ठीक है। तो हम लोग यहां समझेंगे कि कर्नाटक के प्रथम युद्ध कब हुआ है। ये बहुत, ये सीधे सीधे पीसीएस में क्रम पूछ लेता है कि, है ना, तो इसको याद रखने की जरूरत है। कर्नाटक युद्ध या वर्चस्व युद्ध या आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध या एक्सला चैपल के तहत समाप्त, है ना, ये भी हम इसको देखते हैं। तो पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ, 1746 ईस्वी से 48 ईस्वी तक, है ना। 1746 में प्रारंभ होता है, 48 में समाप्त होता है। ये किस, थोड़ा इसको समझ, फिर इसकी कहानी बताता हूँ कैसे कैसे क्यों हुआ ये। 1700 फर्स्ट जो है, तो अभी जो हमने कहानी एक पहला बताया था इसके मद्रास के वाला घटना, वही घटना इस पे कारण बनता है। इसके पीछे दो कारण थे बेसिकली, तो हम अभी दूसरे कारण पे चर्चा करते हैं। तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध था 1746 ईस्वी से प्रारंभ होता है, 1748 ईस्वी में खत्म होता है। और खत्म कब क्यों होता है, एक्सला चैपल के संधि के तहत, एक्सला चैपल की संधि या समझौता के तहत। तो समझने वाली बात यह है कि एक्सला एक्सला चैपल या संधि, एक्सला चैपल संधि क्या है। यूरोप में ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार के लिए, ऑस्ट्रियाई उत्तराधिकार मतलब एक साम्राज्य था ऑस्ट्रियाई का, जिसका प्रमुख जो है मारिया मारिया थॉमस करके था, वहां का जो शासक था, उससे जो है शासक मानने से यूरोप के सभी लोग इनकार कर रहे थे, जिसके तहत क्या हुआ कि उत्तराधिकार युद्ध हो जाता है। उसमें कई सारे देश यूरोप के शामिल होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे कौन कौन से देश शामिल थे, ठीक है, कौन कौन, ऑस्ट्रिया था, ब्रिटेन था, फ्रांस था, स्पेन,
नीदरलैंड और अन्य यूरोपीय देश था। लगभग लगभग सभी यूरोपीय देश इसमें शामिल थे। तो अभी इसमें क्या हुआ कि जब दोनों एक ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में समझौता हो जाता है, तो उस समझौते के तहत जो है नीदरलैंड को ये छोड़ देता है। नीदरलैंड को किसने? फ्रांस ने छोड़ दिया, और यहाँ पे मद्रास पे जो इसका कब्जा था फ्रांसीसियों का, यह भी अंग्रेजों को देने के लिए यह तैयार हो गए। जबकि इस युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई थी, अंग्रेजों को मुंह की खानी पड़ी थी। कर्नाटक के प्रतिम युद्ध में फ्रांसीसियों की विजय हुई। विजय होने के बाद भी इन्होंने संधि किया। संधि का परिणाम यह हुआ कि इनको मद्रास वापस देना पड़ा, और वहां पे नीदरलैंड को देना पड़ा। यूरोप में नीदरलैंड को दे दिया, भारत में मद्रास को दे दिया। हुआ क्या, क्योंकि वहां पे इनकी ये हार जाते हैं फ्रांसीसी। तो अब फिर इस संधि के परिणाम सभी देश को, अब का ये परिणाम क्या हुआ इस संधि का, कि अब सारे के सारे जो देश हैं, जो पहले पूर्वज जैसे रहते थे उसी तरीके से रहेंगे, कोई किसी के क्षेत्राधिकार का अतिक्रमण नहीं करेगा। ठीक है, इस तरह से उत्तराधिकार। तो पहला कारण यह था कि भारत में जो मद्रास था, मद्रास पे अंग्रेजों फ्रांसीसी को कब्जा हो जाना। उस कब्जे से अनवरुद्दीन जो तत्कालीन कर्नाटक का नवाब था, उसके और इन फ्रांसीसियों के मध्य वैमनस्य शुरू हो गया, और उस वैमनस्य के तहत अंग्रेजों ने उसके साथ उसका साथ दिया, और फिर आंग्ल और मतलब अंग्रेज और फ्रांसीसी आपस में युद्ध करने लग गए। अनवर को एक मोहरा मात्र रह गया। हालांकि उनकी सोची समझी रणनीति थी, उनको लगता था कि ऐसे तो नहीं भाई, ऐसे नहीं, क्योंकि इनको पहले इनके साथ ही हो जाओ, हमारे खर्चे से, इनके खर्चे से हमारी सेना चलेगी, और उसका परिणाम ये होगा कि हम आसानी से इन पे विजय प्राप्त करते रहेंगे और अपने साम्राज्य का विस्तार करते चले जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, अब फिर वो इस तरह से बहुत सारे अधिकारों को उनको दे दिया गया कि नहीं नहीं, अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण नहीं करेंगे, कोई किसी के साथ वैमनस्य की भावना नहीं रखेगा, सहयोगात्मक नीति अपनाएंगे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ठीक है, फिर दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है 1749 से 1754 ईस्वी तक। पहला युद्ध होता है पहला कर्नाटक युद्ध कब होता है? 1746 से 1748 ईस्वी तक। इसमें जो है अंग्रेज और डुप्ले मतलब फ्रांसीसी की तरफ से मतलब अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव और डुप्ले लड़े, जिसमें इसकी समाप्ति कैसे होती है? एक्सला चैपल के तहत। एक्सला चैपल संधि हमने आपको समझा दिया कौन क्या थी वो। उस संधि के तहत ये युद्ध बंद हो गया। लेकिन 1 साल के बाद ही, बहुत लंबे समय तक यह युद्ध स्थिर नहीं रह सका। 1749 ईस्वी में यह युद्ध पुनः शुरू हो जाता है। पुनः क्यों शुरू हो जाता है? हैदराबाद के निजाम की मृत्यु हो जाती है, उसमें उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो जाता है आपस में। तो अंग्रेजों और फ्रांसीसियों दोनों को लगता है कि भाई एक दूसरे के साथ हो जाते हैं, यानी कि उसने का उत्तराधिकार युद्ध में शामिल हो जाते हैं, है ना, हस्तक्षेप करने लग जाते हैं। जिसका परिणाम ये होता है कि अब ये लोग आमने सामने आ गए, आमने सामने अंग्रेज और फ्रांसीसी पुनः इसके आमने सामने आ जाते हैं। और इस प्रकार रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स के बीच में युद्ध होता है, जिसमें डुप्लेक्स को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि फ्रांसीसी इस युद्ध में हार गए, और पांडिचेरी की संधि होती है। पांडिचेरी की संधि के तहत क्या हुआ कि अब ये पांडिचेरी भी अंग्रेजों के अधीन आ जाता है, पांडिचेरी को इनको देना पड़ता है। ठीक है, लेकिन वो यूरोप की जो शर्तें थी उसको उन्होंने पूर्ववत ही रखा, वहां पे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है। तो पांडिचेरी की संधि के तहत जो है कर्नाटक सेकेंड युद्ध खत्म होता है, डुप्लेसिस हार जाता है। डुप्लेसिस के हारने के पश्चात इसे वापस बुला लिया जाता है, क्योंकि वो कहते हैं कि तुम इतना युद्ध कर रहे हो कि इससे आर्थिक हानि बहुत ज्यादा हो रही है, वित्तीय हानि बहुत ज्यादा हो रही है, जिससे इसे वापस बुला लिया जाता है। और एक दूसरे जो है अंग्रेज गवर्नर को वापस यहाँ पे भेजा जाता है। ठीक है, अब वो आता है फिर 1756 ईस्वी में, यानी कि 2 साल के बाद तीसरा कर्नाटक युद्ध शुरू होता है 1756 से 1763 ईस्वी तक। इसमें यह भी अंग्रेज और फ्रांसीसियों के मध्य लड़ा जाता है। यह विशुद्ध रूप से अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच यह युद्ध होता है, जिसमें फ्रांसीसी पूरी तरीके से पराजित होते हैं। और फिर उसके बाद जो है इसकी जो शुरुआत होती है, काउंट
डिलोली नामक जो है वो फ्रांसीसी जो था, उसने जो है अटैक कर दिया मद्रास पे, और अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था। तो आयरकूट और काउंट डिलोली के मध्य जो है यह युद्ध हुआ। इसी बीच अब जो इनका अंतिम युद्ध होता है 1761 ईस्वी में, 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध हुआ, जिसमें पूरी तरीके से ये भाई लोग हार जाते हैं, है ना, वांडीवास का युद्ध, है ना। तो ये प्रारंभ इसका जो है थर्ड कर्नाटक युद्ध से होता है, मतलब जो कर्नाटक थर्ड युद्ध था 1756 से 63 तक चलता है, उसी वहीं से प्रारंभ होता है। लेकिन बाद में काउंट डिकोली और आयरकूट के मध्य युद्ध होता है, जिसे वांडीवास का युद्ध होता कहते हैं 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में पूरी तरीके से अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त कर दिया, और परास्त करके 1763 ईस्वी में पेरिस की संधि हुई, जिस संधि से अब इनको पूरी तरीके से इनके सारे के सारे अधिकार समाप्त कर दिए गए। एक बार इसे हम लोग फिर से सरसरी नजर से देखते हैं, ठीक है। डचों ने पुर्तगालियों से पांडिचेरी छीना, और पुर्तगालियों से डच, और फिर उसके बाद रिजविक की संधि के तहत वापस से पुर्तगालियों को मिल गए, वापस से पुर्तगालियों को पांडिचेरी मिल गया। फिर इनसे यानी कि पुर्तगालियों से वापस से इन्होंने फ्रांसीसियों ने छीन लिया, ठीक है। फिर फ्रांसीसियों ने 1721 ईस्वी में मॉरिशस पे अधिकार किया, 1725 में मालाबार पे अधिकार कर लिया, 1739 में करिकाल पे अधिकार कर लिया। 1742 ईस्वी में डुप्लेसिस गवर्नर बनकर भारत में आता है, और वह स्थानीय शासकों के साथ अपने संबंध स्थापित किया, यानी उनके साथ गठजोड़ कर लिया। गठजोड़ का परिणाम यह हुआ कि सेना हम आपको आपकी सहायता के लिए भेजते रहेंगे आपके हिसाब से। कर्नाटक में प्रमुख प्रतिद्वंदी, जो अंग्रेजों का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था, उसका नाम था चंदा साहेब। चंदा साहेब का सहयोग फ्रांसीसियों ने दिया, जिससे अंग्रेज चिढ़ गए, ठीक है, अंग्रेज चिढ़ गए। फिर उसके बाद डुप्लेसिस के जो प्रमुख कार्य है हमने देखा, शॉर्ट में कर दिया। मजबूत फ्रांसीसी सेना, सिपाही वर्ग का शब्द पहली बार फ्रांसीसियों ने यूज किया। फिर स्थानीय शासकों के साथ इनका गठबंधन हो गया, और 46 ईस्वी में मद्रास पर कब्जा कर लिया। मैंने बता दिया कब्जा करने का प्रोसेस। फिर सेंट डेविड किले पर इन्होंने कब्जा नहीं कर पाया, और आरकोट के नवाब को पराजित कर दिया। 47 ईस्वी में 1747 ईस्वी में सेंट डेविड फोर्ट पर फ्रांसीसियों ने पुनः अधिकार कर लिया, और 48 में कोलकाता पर फ्रांसीसियों ने घेरा डाला। एक्सला चैपल संधि के बारे में हमने समझा दिया। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है एक्सला चैपल संधि के बाद 24 अप्रैल 1748 ईस्वी को यह संधि होती है, और उसके बाद जो है प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हो जाता है, ठीक है। मैं समझा दिया चैपल संधि क्या है। उसके बाद फिर इस संधि के बाद फ्रांसीसी दक्षिण की ओर बढ़ना शुरू कर दिए थे। आपने बताया 1750 में दक्कन के एक सुबेदार ने आलापराई किले फ्रांसीसियों को दे दिया। किसने दे दिया? आलापराई ने। 1750 में दक्कन का सुबेदार था, उसका नाम था आलापराई। उसने आलापराई किले को किसको दे दिया? फ्रांसीसियों को दे दिया। 1751 में सिउर डी ब्रूनो को किसने? डुप्लेक्स ने बर्मा भेज दिया, और तत्कालीन शासक जो था उसका नाम था मोन की सहायता की। और 17 साल सेवा के बाद भी अंततः संबंध अच्छे नहीं रहे, यानी फ्रांसीसियों के और बर्मा का जो शासक मोन था उसके बीच में अच्छे संबंध नहीं रहे। 1754 में फ्रांसीसी सरकार भारत में शांति वार्ता हेतु एक दल भेजा, और डुप्ले को बाध्य करा कि वापस तुम अक्टूबर 1754 को वापस इसको फ्रांस सरकार ने वापस इसको बुला लिया। बुलाने के पीछे प्रमुख कारण युद्ध और आर्थिक वित्तीय हानि थी। फिर हमने 3 युद्धों का जिक्र किया कि प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 48 के मध्य हुआ, जिसमें अंग्रेजों और डुप्लेक्स के बीच में हुआ। इसमें अंग्रेज पराजित हुए और फ्रांसीसी विजयी रहे। यह युद्ध की समाप्ति एक्सला चैपल संधि के तहत हुई। सेकंड जो है कर्नाटक युद्ध 1749 में हुआ और 54 में खत्म हुआ। यह रॉबर्ट क्लाइव और डुप्लेक्स के बीच में हुआ। यह संधि पांडिचेरी की संधि से यह युद्ध पांडिचेरी की संधि से समाप्त होती है। और थर्ड कर्नाटक युद्ध 1756 में प्रारंभ होता है, 1763 इसमें खत्म होता है। इसमें
काउंट डिकोली ने मद्रास पर अटैक किया था, जिससे प्रारंभ होता है आयरकूट जो है। फिर आयरकूट और उनके बाद वांडीवास का जो युद्ध होता है काउंट डिकोली, मतलब ये प्रारंभ 1756 से होता है, 63 तक चलता है। लेकिन 60 में एक घटना घटती है। क्या घटना घटती है? 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। यह युद्ध फ्रांसीसियों और अंग्रेजों के मध्य होता है। इसमें आयरकूट ने पूरी तरीके से काउंट डिलोली को पराजित करता है और एक तरह से फ्रांसीसियों को भारत में नेस्तनाबूद कर देता है ना। इसकी जो थर्ड थर्ड कर्नाटक युद्ध है उसकी समाप्ति पेरिस संधि के तहत होती है। पेरिस संधि कल हम हल्के में बताएंगे आपको क्या थी, और प्रमुख जो यूरोपीय कंपनियां हैं उनका एक साथ अध्ययन, है ना। प्रमुख ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी उनके बारे में कि अंग्रेजों की कंपनी कहाँ कहाँ थी, फ्रांसीसियों की कंपनी कहाँ कहाँ थी, पुर्तगालियों की कंपनी कहाँ कहाँ थी, है ना। उसका क्रम बताएंगे। उसी क्रम में हम लोग कल से इसको खत्म करने के बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे भारत में मुगल शासकों का पतन किस तरह से होता है, उसके पतन होने के कारण के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।